Good evening, students. I hope you all are doing well. प्रीवियस 2 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को मैक्सिमम कवर कर लिया है और इस पार्ट में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। ये टॉपिक है हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एट लास्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। Let me start with first topic, that is resistance of a system of resistors. So we have two systems, one is resistor in series and second is resistors in parallel. तो series में resistors को कैसे arrange करें और फिर उसका equivalent resistance कैसे calculate करें। देखिए टू पैटर्न है सीरीज में कनेक्ट करने का। एक तो ये है और दोनों में ही आप देखोगे कि सभी रजिस्टर्स जो है एक के बाद एक अरेंज होते हैं और जो फर्स्ट होता है उसका फर्स्ट एंड और लास्ट वाले का सेकंड एंड कनेक्टेड होते हैं वोल्ट मीटर से। इतना आपने ध्यान रखना है। इस फर्स्ट डायग्राम में 3 रजिस्टर्स लिए हुए हैं, तो इसका R1 का फर्स्ट एंड ये ए पॉइंट जो है ये इस वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है, इसका सेकंड एंड सेकंड के फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड थर्ड के फर्स्ट से और थर्ड का सेकंड एंड कनेक्टेड है वोल्ट मीटर से। और अगर हम मान लो हमारे पास ज्यादा रजिस्टर्स हैं तो और उनको इस तरीके से दिखाया गया तो ये भी सीरीज ही है, 1 by 1 जो चलता आ रहा है उसको हम बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। सीरीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या? ए सिस्टम इन विच द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय 1 by 1। अब इसमें जो कॉमन बात होगी वो क्या होगी बेटा कि एक तो सभी रजिस्टर्स में करंट के अमाउंट सेम होंगे। इज इट क्लियर? और हर रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, हर रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा और उसका इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। सो इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ these resistors will be V is equal to V1 plus V2 plus V3। V1 R1 रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है, V2 R2 का है एंड V3 R3 रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर? तीनों में I इक्वल है तो आगे अगर हम इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे तो क्या आएगा जी, इस तरीके से रखा आपने। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। अब इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे जो पहले मैंने इक्वेशन बताई है, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। और इन तीनों में कॉमन क्या चीज है I। इधर स्टार्टिंग में जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, IR इज इक्वल टू I और ब्रैकेट में तीनों का सम, राइट। और इसमें I से I को अगर हम कट कर देते हैं, कैसे करेंगे, ये देखिए I कॉमन है तो I को हमने किससे कट कर दिया, I से, राइट। B की वैल्यू हमने प्लेस की, I को I से कनेक्ट कर दिया, कट कर दिया, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। सो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी ऑब्वियसली उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर। क्लियर? सीरीज मीन्स 1 by 1। रजिस्टर्स इन पैरेलल में जितने रजिस्टर्स होंगे उनके फर्स्ट एंड एक पॉइंट पे कनेक्टेड होंगे और सबके जो सेकंड पॉइंट है वो अनदर एक पॉइंट पे कनेक्टेड होंगे और वो पैरेलल में अरेंज रहते हैं वोल्टमीटर के साथ। कनेक्शन क्लियर हो गई? अब अगर वोल्टमीटर के साथ ही कनेक्टेड है सबके फर्स्ट एंड और सेकंड एंड तो ऑब्वियसली तीनों रजिस्टर्स का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। बट अब रजिस्टर अलग अलग हैं तो उनमें फ्लो होने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी अमाउंट डिफरेंट होगी। तो इस तरीके के सिस्टम में, इस तरीके के कनेक्शन में हमें पहले इक्विवेलेंट करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ साथ में एक दूसरा डायग्राम मैंने और लिया है, इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दे दी जाती हैं इस टाइप की, जहां पे टू रजिस्टर्स को एक दूसरे के साथ सीरीज में लगाकर फिर इनको
3 और 4 के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो ये न्यूमेरिकल जो हम सोल्व करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जानें कि इक्विवेलेंट करंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओम्स लॉ में आपने जाना I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, V ओवर R। तो यहाँ पे I1 की, I2 की और I3 की वैल्यू हम प्लेस करेंगे। सो इक्विवेलेंट करंट यानी I की वैल्यू निकालने के लिए हम इसकी जो एक्सप्रेशंस हैं इंडिविजुअल करंट को प्लेस कर देंगे। I इज इक्वल टू V ओवर R, I1 इज इक्वल टू V ओवर R1, I2 इज इक्वल टू V ओवर R2 एंड I3 की वैल्यू आ जाएगी V ओवर R3। अब इन तीनों में कॉमन क्या है बच्चों, V कॉमन है, तो V ओवर R इज इक्वल टू V कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या आ गई हमारी वैल्यूज 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अब V से V को हम कट कर देंगे क्योंकि ये कॉमन है, तो यहाँ से ये V इस V से कट हो जाएगा, तो 1 ओवर R इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो मतलब कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसका रेसिप्रोकल इन तीनों रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। इज इट क्लियर? दोनों सिस्टम आपको क्लियर हो गए, उनके जो फॉर्मूले कैसे डिराइव किए जाते हैं ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये बात आपने ध्यान रखनी है कि सीरीज में करंट के अमाउंट सेम होती है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जिस भी कंडक्टर में पास होता है वहां पे हीट प्रोड्यूस करता है। अब ये डिपेंड करता है उस कंडक्टर, उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस पे कि वो कितने हीट को अपने में से क्रॉस होने देता है या कितने उसके फ्लो को अपोज करता है। ओम्स लॉ में हमने क्या देखा था कि अमाउंट ऑफ करंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। और वहां से हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी कैलकुलेट किया था, दैट इज V इज इक्वल टू W ओवर Q, W वर्क, Q चार्ज, राइट। तो यहाँ से जो वर्क डन किया गया है, वर्क क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड हमने ये भी जानते हैं कि जो पावर होती है दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी W ओवर T। अब इस फॉर्मूले में अगर हम इस W की वैल्यू को प्लेस कर देते हैं, क्या यह वर्क की वैल्यू क्या है, Q इंटू V, Q इंटू V ओवर T क्या आ जाएगी, पावर, कितनी पावर जनरेट हो रही है, राइट। सेकेंड, स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट पार्ट में ये भी देखा था कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है यूनिट टाइम में उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे Q ओवर T की जगह अगर वैल्यू हम I प्लेस कर देते हैं तो नया फॉर्मूला पावर का हमारे पास आ जाता है बच्चों, V इंटू I। क्लियर? अब इस V I इंटू I यानी जो पावर की वैल्यू है, जो अपना मेन फॉर्मूला है वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, जो भी हीट एनर्जी कंज्यूम हो रही है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम टेकन, PT। तो P की वैल्यू इस फॉर्मूले में जब हम प्लेस करेंगे तो हमारे पास ये जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे क्योंकि हम हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो W की जगह हम न्यू लेटर H, हीट एनर्जी है तो H रख देंगे। तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P इंटू टी, P की वैल्यू V इंटू I इंटू T। अब ओम्स लॉ में हम ये भी जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो V की जगह अगर हम IR प्लेस करेंगे तो जो हीट प्रोड्यूस होएगी उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, I स्क्वायर RT। देखो यहाँ पे IR अगर रख दिया तो 2I हो जाएंगे, तो I स्क्वायर हो गई डबल और RT। तो होप कि जो ये फॉर्मूला है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कैसे आया है तो बहुत इजी बस। तो जो भी ऑब्जेक्ट हीट प्रोड्यूस करता है उसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, कितने टाइम के लिए करंट पास हो रहा है, और करंट का स्क्वायर लेके हीट को कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। घर में बहुत सारे
अप्लायंसेस हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इन सब से आप फेमिलियर हैं स्टूडेंट्स। तो इनमें वायर्स की कॉइल होती है और जब उसमें करंट पास होता है तो वो वार्म अप होकर हीट प्रोड्यूस करनी शुरू कर देती है, राइट। ऐसे ही इसी हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बल्ब भी काम करता है। इसमें टंगस्टन का वायर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, ऑलमोस्ट 3380 डिग्री सेल्सियस। और इसमें जब करंट पास होता है और बल्ब के अंदर कौन सी होती है, नियोन या आर्गन गैस फील्ड होती है, तो ये वायर मैक्सिमम अमाउंट का जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और बहुत कम अमाउंट में उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो यानी लाइट प्रोड्यूस करने में भी हीटिंग इफेक्ट का ही मेजर रोल है। थर्ड जो है हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करते हैं बच्चों, फ्यूज। तो ये बहुत ही पुराने टाइम के फ्यूज हैं। इनमें जो वायर होता है वही अलॉय या मेटल का बना होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। बल्ब में जो वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, लेकिन जो फ्यूज के अंदर वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट को ब्रेक करने के काम में आने वाली डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस जिनको हम बोला जाता है। ये ग्लास फ्यूज है जो उसके बाद में यूज होने लगा, लेकिन अब जो लेटेस्ट हमारे पास डिवाइसेस आई हुई हैं ये हैं एमसीबी, यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती हैं। ये स्विचिंग प्रिंसिपल पे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे वर्क करती हैं, जबकि ये करते हैं आपकी हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करती हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। बस यहाँ ये आप समझ लीजिए कि तीन बड़े ही जो मेन फंक्शन है वो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर किए जाते हैं। और जो फ्यूज होते हैं ये अलग अलग रेटिंग के होते हैं। इनमें जो रेट्स हैं इनके 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 और 5 एम्पियर के होते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है कि अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक आयरन है और वो 1 किलोवाट एनर्जी पावर जो है, उसकी पावर जो कितनी है 1 किलोवाट आवर, और 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे ऑपरेट हो रही है, तो उसका करंट का अमाउंट क्या आ जाएगा, 4.5, 1000 डिवाइडेड बाई 220, 4.5। तो इसके लिए जो फ्यूज होना चाहिए वो 5 एम्पियर का है। यानी जो करंट के अमाउंट किसी भी रजिस्टर में फ्लो हो रही है उसके साथ फ्यूज उससे ज्यादा एम्पियर वाला होना चाहिए। उसके ऊपर जो रेटिंग होएगी वो ज्यादा करंट की होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपने। अगर इससे ज्यादा की मान लो यहाँ पे करंट आ गया है सपोज कीजिए, तो वो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, और अगर उसमें एमसीबी लगी हुई है मेन बोर्ड में तो वो ड्रिप नीचे गिर जाती है। Now we will discuss about the electric energy and electric power. Electric energy क्या है? Is the work done to maintain the flow of current in a conductor. उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये आप पहले भी कर चुके हैं, वर्क और इलेक्ट्रिक एनर्जी एक ही बात है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू V, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। और चार्ज हम बिल्कुल फर्स्ट पार्ट में स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, Q इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और टाइम, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की वैल्यू आएगी, अगर Q की वैल्यू हम आई इंटू टी यहाँ प्लेस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, आई इंटू टी इंटू वी। और V की वैल्यू ओम्स लॉ के में से हम यहाँ प्लेस कर देंगे आई आर। तो आई आर यहाँ रखेंगे तो ये क्या आ गई आपकी, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक, ये हमने हीटिंग इफेक्ट में भी देखी थी। ठीक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जूल है, इतना आपने ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या है बच्चों, जूल। लेकिन इसकी कमर्शियल यूनिट जो होगी वो किलोवाट आवर, और उसको हम 1 यूनिट बोलते हैं। ये मैं इसमें आगे आपको बताऊंगी। उससे पहले आप इलेक्ट्रिक पावर को देख लीजिए। ये क्या है, इज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड। भाई कितना करंट यूज हो रहा है पर यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम, P इज इक्वल टू W ओवर T। पहले मैंने हीटिंग इफेक्ट में भी ये वाली चीज बताई है, वही फॉर्मूला है, कंफ्यूज नहीं होना आपने बिल्कुल भी।
सेम वही चीज आ रही है। अब W इज इक्वल टू, यहाँ से हमने क्या निकाला है, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी ओवर टी, टी से टी कट गया तो वैल्यू नेट क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या आ गया, आई स्क्वायर आर, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और ओम्स लॉ में R इज इक्वल टू क्या होता है, V ओवर I। तो इसमें R की वैल्यू अगर हम प्लेस करेंगे तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू V ओवर I, 1y से I कट जाएगा तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, I इंटू V। और हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू VI। अब पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट वोल्ट होती है, करंट की एम्पियर होती है, तो दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा बच्चों वॉट। यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, वॉट। ठीक है। और इसकी जो बड़ी वॉट है वो किलोवाट भी होती, यूनिट्स हैं वो किलोवाट भी है कमर्शियल यूनिट, और मेगावाट भी होती है। तो यानी पावर की 3 यूनिट आपके सामने आ गई, वॉट, किलोवाट एंड मेगावाट। अब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जूल और किलोवाट आर है, उन दोनों में हम देखें कि क्या रिलेशनशिप है। किलोवाट आर, 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे बेटे, 1000 वाट। तो 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1000 वाट, और 1 आर में सेकंड कितने होंगे, 3600 सेकंड। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल कितना आ जाएगा, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, राइट। मतलब इसके आगे 05 आ जाएंगे और एक डेसिमल लगाने पे एक इंटीजर बढ़ जाता है, जो आप मैथ्स में भी कर चुके हैं। तो जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, दैट इज किलोवाट आर, और इस 1 किलोवाट आर को हम एक यूनिट बोलते हैं। इसी यूनिट में ही हमारे घरों में जो एनर्जी कंज्यूम होती है उसकी रीडिंग ली जाती है। तो अब आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की दोनों यूनिट्स के बीच में रिलेशनशिप है, यानी 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। वर्क की भी ऐसा यूनिट जूल है, हीट एनर्जी की भी है, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, दूसरी आपने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी जहां है उसकी ऐसा यूनिट जूल होगी, ये ध्यान रखना आपने। अब जो स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस आपसे रेज किए थे, होप कि तीनों पार्ट्स को ढंग से स्टडी करने के बाद आप इन क्वेश्चनों का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।